नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं आदि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहां पर आज बजट सत्र का 8वां दिन है। विधानसभा में आज बजट सत्र पर चर्चा होगी। चर्चा के दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार भी व्यक्त किए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां विधानसभा सत्र का आज 8वां दिन है। विधानसभा में आज बजट पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के दौरान विपक्ष के हंगामे के आसार भी व्यक्त किए जा रहे हैं। प्रयागराज में अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की हत्या का मामला आज विधानसभा में फिर उठ सकता है। बसपा ने मामला उठाते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि सरकार इस हत्याकांड के दोषियों को नहीं छोड़ेगी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हत्याकांड में शामिल अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 10 टीमें लगाई गई हैं। एसटीएफ भी हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। इस मामले में नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए राज्य सरकार की उन पर इनाम घोषित करने की योजना है। तो आज भी ये कयास लगाया जा रहा है कि चर्चा के दौरान विपक्ष जमकर हंगामा कर सकता है। पिछले दिनों हमने देखा था किस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला था और उसके बाद उसका करारा जवाब भी योगी आदित्यनाथ ने दिया था और सपा की जमकर क्लास ले ली थी सदन में। अब ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह की। और देवेंद्र, विधानसभा सत्र का आज 8वां दिन है और ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि आज भी जमकर हंगामा हो सकता है। जी बिल्कुल, हंगामा हो नहीं सकता है, हंगामा होगा जरूर, ये कंफर्म हो चुका है। क्योंकि विरोधी दल जो है, जिन्होंने सभी उनको इस वक्त जो उनको सबसे बड़ा मुद्दा मिल गया है कानून व्यवस्था को लेकर। प्रयागराज में जिस तरह की जो घटना घटी है उसको लेकर अब विपक्ष दल लगातार यही आरोप लगा रहा है कि आखिर सरकार क्या कर रही है, सरकार क्यों सोए बैठी हुई है। जिस तरीके से जो आज प्रयागराज में इस तरह की घटना हुई है, खुले बाजार में एक पूरी गैंग के साथ, फुल प्लानिंग के साथ फायरिंग की गई है, फायरिंग के साथ बम भी फोड़े गए हैं, तो आखिर पुलिस इसमें शांत क्यों बैठी है। वही आपको बता दी, अखिलेश यादव सबसे ज्यादा इस पर आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जितने भी इसमें अपराधी है, जितने इसमें चिन्हित किए गए, कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे। तो वहां पे एक लाइन और भी बोली गई थी कि हम अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बात कही थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। अपराधी जो है अब मिट्टी में मिलना भी शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज जो कांड हुआ था अभी हाल ही में, इसमें कार में रोककर बम फेंके गए थे, गोलियां चलाई गई थी, उसमें एक अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। जिसमें कि कह सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि मैं अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो वही धीरे धीरे सभी अपराधियों को ढूंढा जा रहा है। फोटो के माध्यम से सभी चिन्हित किए गए हैं कि कौन अपराधी कहां पर है। लेकिन पुलिस की टीम जो है लगातार जो है गश्त कर रही है, लगातार ठिकानों पे छापे मार रही है। अतीक अहमद के जितने आवास है या उनके संबंधी रिलेटिव है, उन सबके जगह पे छापेमारी कर रही है, पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो वही बता दें, सदन में लगातार जिस तरीके से बातें उठ रही है, कानून व्यवस्था अब बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। क्योंकि प्रयागराज में घटना घटी है, तो वही कानपुर में भी घटना घटी। कानपुर में भी सबके सामने गोली मार दी गई। इन दो घटनाओं को लेकर विपक्ष जो है कानून व्यवस्था को अब एक मुद्दा बनाकर जो है सरकार को घेरने का पूरा प्रयास कर रही है विधानसभा सत्र में। जी बिल्कुल देवेंद्र, पिछले दिनों हमने देखा था जब किस तरह से उत्तर प्रदेश एक समय था जब अपराध के मामले में नंबर 1 माना जाता था, लेकिन योगी सरकार के कई प्रयासों के बाद भी घटनाओं पर लगाम लगाया गया। बावजूद इसके इस तरह की जो घटनाएं, आरोपियों के जो हौसले हैं वो अब भी बुलंद नजर आ रहे हैं और विपक्ष का इस तरह से आरोप लगाना, हमलावर होना कहीं ना कहीं जायज भी साबित हो रहा है। जिस तरह से इस बार सदन में विपक्ष अपना काम कर रही है, क्या लगता है वाकई अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं और बेहतर हो पाएंगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो घटना घटी है और सरकार पर जो आरोप लगाया जा रहा है, अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बहुत सख्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में कुछ दिन पहले एक बैठक बुलाई थी अपनी आवास में, जिसमें कि पुलिस मुखिया के अधिकारी, डीजीपी मौजूद थे, एडीजी मौजूद थे, मुख्य सचिव मौजूद थे, इनकी और भी कुछ अधिकारी मौजूद थे। इन सबकी मौजूदगी में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों को उनकी भाषा में जवाब देने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि इस प्रयागराज की घटना नहीं है, अब जाकर प्रयागराज की घटना के बाद कुछ ऐसे अपराधी हैं जिनको अब पुलिस ने अपनी एक लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब धीरे धीरे उन सभी अपराधियों पर
शिकंजा कसा जाएगा और उन पर कानूनी उचित नहीं, कानूनी खतरनाक वाली कह सकते हैं दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि मुख्यमंत्री ने खुले मंच पर और विधानसभा में कहा है कि समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो कि जितने अपराधी है उन सबको क्षण दे रही है। अतीक अहमद को भी अब इन्होंने क्षण दिया था, इन्होंने ही उनको चुनाव में खड़ा करके जिताया था। अब जाकर अतीक अहमद की जो पावर है वो ज्यादा बढ़ी है, इसके कारण अब समाजवादी पार्टी है। लेकिन क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, अतीक अहमद ही नहीं, इनसे संबंधित चाहे इनके भाई हो, इनके बेटे हो, इनकी बीवी हो, इनकी माँ हो, सभी पर अब सरकार पूरी तरह से शिकंजा कस रही है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी कुछ दिन पहले बात उठ रही थी बसपा पार्टी से, मायावती अतीक अहमद की पत्नी को बाहर निकाल रही है पार्टी से, तो उसमें ये तमाम खबरें हो रही थी। लेकिन अभी मायावती का एक ट्वीट भी आया, शामिल किया, उन्होंने ट्वीट पे कहा है कि मैं पत्नी को, अतीक अहमद की पत्नी को पार्टी से बाहर नहीं निकाल रही हूँ। हाँ, ये है कि अभी कानूनी प्रक्रिया जारी है। अगर कानूनी तौर पर कोर्ट में गलत साबित हो जाती है तब पार्टी उनको बाहर निकाल सकती है, लेकिन अभी फिलहाल वो हमारी पार्टी में ही रहेगी। जी। बिल्कुल देवेंद्र, अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है सत्ता पक्ष पर, अब किस तरह से सदन में और इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जो कानून व्यवस्था है कहीं ना कहीं एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कमजोर नजर आ रही है, और इस सदन की कार्रवाई के बाद किस तरह से एक बार फिर सरकार इस पर काम करती है। और जो बात सरकार यहाँ पर कह रही है कि जो आरोपी हैं उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा और किस तरह से अब आगे कानून व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। देवेंद्र बने रहिए हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहां पर यूपी में उत्कृष्ट विधायक का चयन, आचरण अनुभव की कसौटी पर परखे जाएंगे विधायक। उत्कृष्ट विधायक के चयन के लिए नियमावली तैयार की गई है, 22 मानक बनाए गए जिसके जरिए इसका चयन होगा। हर साल उत्कृष्ट विधायक के चयन का खाका भी तैयार किया जाएगा। नियमावली को मंत्री सुरेश खन्ना ने पटल पर रखा है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुख करते संवाददाता देवेंद्र की ओर। देवेंद्र, आचरण अनुभव की कसौटी पर अब परखे जाएंगे विधायक, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी विस्तार से दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए इसकी जो शुरुआत अभी वर्तमान में बात करें तो संसद में ये प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है। संसद में भी यही प्रक्रिया है कि वहाँ जितने भी लोग हैं उन सबका एक खाका तैयार है और उनको ये डिसाइड किया जाता है कि कौन हमारे लिए सबसे बेस्ट इसमें सांसद है। ठीक उसी तरह से उसी के तर्ज पर अब यूपी विधानसभा में भी शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, जिन्होंने इसकी प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। तो वही बता दें कि इसमें लगभग 22 ऐसे बिंदु हैं जिनको तैयार किए गए हैं। उन 22 मानकों के आधार पर हम अपने विधायक का आचरण देखेंगे। तो साथ ही उन्होंने ये भी बताया इस आचरण को लेकर उनका एक जो भी इसमें सबसे अच्छा आचरण विधायक का होगा उसे विधानसभा की तरफ से एक उत्कृष्ट विधायक सम्मान जो है प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा और इसका लाभ भी उस विधायक को जरूर मिलेगा। तो वही आपको बता दें उत्कृष्ट जो विधायक के चयन की जो नियमावली है वो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के सहयोग से बनाई जा रही है। आपको बता दें कि इसमें प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी इसमें जो कार्यवाही वो भी शुरू हो जाएगी। इसका मेन मुद्दा ये रहेगा कि इसमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पार्टी का कौन विधायक सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, कौन सा विधायक सबसे ज्यादा पब्लिक में लोगों के बीच में जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं विधायक का एक रिपोर्ट कार्ड जो है उसका आचरण को लेकर वो भी तैयार हो जाएगा और आगे चल के पार्टी के लिए भी वो कहीं ना कहीं एक साबित खुल के सामने भी आ जाएगा कि किस विधायक को हमें आगे लेके चलना है, किस विधायक को ड्रॉप करना है। तो इस तरह विधानसभा सत्र की जो एक दौरान एक जो बात आई है बहुत अच्छी बात है। कम से कम इससे विधायक का उसके आचरण जो है वो खुल के सामने आ जाएगा। जिसकी शुरुआत है 22 बिंदुओं से, उसका जो चयन प्रक्रिया है वो तैयार भी किया जा चुका है और इसको विधानसभा सत्र पटल पर ही एक हर साल जब भी बजट सत्र होगा या 5 साल में एक बार उस खाका को खोला जाएगा और उसमें यह देखा जाएगा कि हमारा कौन विधायक किन नंबरों से आगे चल रहा है। बिल्कुल देवेंद्र, काफ़ी ज़्यादा एक सराहनीय पहल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस तरह से लोकसभा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की पहल की गई है। जो विधायक होंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा, जिनका आचरण अनुभव की कसौटी पर जो परखे जाएंगे और उसके बाद एक विपक्ष की ओर से होगा, एक सत्ता पक्ष की ओर से होगा जिनको सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही हर साल उत्कृष्ट विधायक चयन का जो खाका है वो भी तैयार किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा ऐलान।
ब्लड कंपोनेंट रिप्सिप्रेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। यूपी के हर जिले में होगी यूनिट की स्थापना। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आयोग को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। फार्मासिस्ट भर्ती के लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है। डेंगू मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। चलिए ज्यादा जानकारी की रुख करते हैं संवाददाता देवेंद्र की ओर। देवेंद्र जी, ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, ऐसे में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की स्थापना होगी। इससे क्या कुछ उत्तर प्रदेश की जनता है जो उससे फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता है वो स्वास्थ्य को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है, और उससे ज्यादा चिंतित है हमारे स्वास्थ्य उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य केंद्रों में और हॉस्पिटलों में दौरा कर रहे हैं, वहां की कमियों को देख रहे हैं। उनका सीधा सीधा एक मुद्दा है, उनका एक कहना है कि जो सुविधाएं हम प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, हम वही उससे अच्छी सुविधा अपने सरकारी अपने हॉस्पिटल में देना चाहते हैं, ताकि जनता जो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट हॉस्पिटलों के बीच में जब फंस कर अपना फालतू का जो पैसा है वहां ना गवाएं, या उनके जो मेहनत का पैसा है वहां ना गवाएं। तो वो चाहते हैं कि हमारी सरकारी हॉस्पिटलों में भी सारी सुविधाएं हो। इसके लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा बनता है वो होता है एक तो ब्लड बैंक को लेकर। कुछ ही ऐसे सरकारी हॉस्पिटल जहां ब्लड बैंक है, यानी अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र है तो उसको कोसों दूर जाकर ब्लड बैंक जाना पड़ता था, ब्लड बैंक से उसके लिए सैंपल लेना पड़ता है, या फिर वो अपने निजी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर या फिर ज्यादा 2 गुना 3 गुना पैसा लगाए। यही एक्सरे की बात करें तो एक्सरे में भी यही है। सरकारी हॉस्पिटल में मशीनें हैं लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है, मशीनें हैं तो वो खराब पड़ी है, जिसके चलते हमें निजी जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वहां जाना पड़ता है, इसके लिए ज्यादा पैसा उसका देना पड़ता है। तो वही ब्रजेश पाठक ने इस बार काफी अच्छी पहल शुरू की है। उन्होंने इस बार जितने भी ब्लड कंपोनेंट है उन सब का एक जानकारी ली, उसकी डिटेल मांगी गई है कि किस हॉस्पिटल में कंपोनेंट की व्यवस्था की गई, यूनिट की व्यवस्था की गई है, किसमें नहीं। जिसमें नहीं की गई है उसमें हम नियर करवाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे एक न्यू हॉस्पिटल भी लखनऊ में तैयार हो रहा था, लोक बंधु हॉस्पिटल, जहां पे ब्लड बैंक की स्थापना वहां शुरू हो चुकी है, काम भी वहां शुरू हो चुका है। यानी अब बहुत यहाँ पर ज्यादातर लोगों ब्लड के लिए या फिर सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता था, या फिर मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता था, या फिर पीजीआई जाना पड़ता था। अब एक और लोक बंधु हॉस्पिटल तैयार हो गया है जिसमें ब्लड बैंक की पूरी सुविधाएं दे रखी है। तो वही वहां पे मशीनें, एक्सरे के लिए मशीनें भी तैयार जिस तरह से लोगों को दर दर भटकना पड़ता था ब्लड के लिए, अब वो जो परेशानी हो कहीं ना कहीं समाप्त होगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी को। देखिए महंगाई का दौर है और ऐसे में सरकार अब उत्तर प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की लगातार फिक्र कर रही है, और इसी के तहत सरकारी अस्पतालों में अब एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती थी कहीं ना कहीं उन्हें दुरुस्त किया जाएगा, और प्राइवेट अस्पतालों की ओर जो गरीब जनता पहुंचती थी और काफी ज्यादा पैसा लगता था, कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगेगी। और सरकार की जो व्यवस्था है, सरकारी अस्पताल की जो लेकर शिकायतें आती थी, मशीनें खराब है, तमाम शिकायतें देखने को मिलती थी, कहीं ना कहीं वो भी खत्म होंगी। स्वास्थ्य सुविधा उत्तर प्रदेश की अब पहले से और बेहतर की जाएंगी।